तो आज हम इतिहास का चैप्टर नंबर 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता के पार्ट नंबर 4 को करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज हम शुरू करेंगे 7 मोहरे, लिपि तथा बाँट इस पॉइंट से। इससे पहले हमने यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहरें और मुद्रांकन। मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। तो मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया। उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मोहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचने तक मुद्रांकन अछूत रहा तो इसका अर्थ था कि थैले के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता है। तो इस वाले पॉइंट के अंदर आपको बताया गया है कि जब किसी एक स्थान से अन्य स्थान पर सामान को भेजा जाता था, जैसे कि पर्टिकुलर एक प्लेस है, इससे दूसरे प्लेस पे किसी भी सामान को भेजा जाता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भेजने के लिए इस सामान सुरक्षित पहुँचा है, इसकी पुष्टि करने के लिए गीली मिट्टी को उस थैले को, एक थैला होता था जिसके अंदर सामान भेजा जाता था, तो थैले के ऊपर उसको गांठ बांध के और गीली मिट्टी से उसके ऊपर मोहर लगाई जाती थी और मोहरों को ठोका जाता था। अगर वो इस स्थान पर पहुंचने तक मोहर सुरक्षित होती थी तो ऐसा माना जाता था कि सामान सुरक्षित पहुंच गया है। इस प्रकार से इसका मुद्रांकन का प्रयोग किया जाता था और कई प्रकार के मुद्रांकन संप्रेषकों का इससे जिस स्थान से ये सामान आया है उसका पता भी चलता था। राजा किस राजा ने भिजवाया है उसके बारे में भी जानकारी मिलती थी। तो एक ही इस प्रकार से सामान को एक साथ। इसके आगे चलते हैं। एक रहस्यमय लिपि। सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। मालिक के नाम व पदवी को हड़प्पाई मोहर हैं, उनकी पंक्तियों में कुछ लिखा है जो नाम व पदवी को दर्शाते हैं मालिक के। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया है कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप में इसका अर्थ बताता था। जो मोहरें होती थी उनके ऊपर या तो कुछ लिखा होता था और लिखा होने के साथ साथ कुछ चित्र भी बने होते थे जो आमतौर पर जानवरों के होते थे। जो लोग अनपढ़ व अशिक्षित होते थे वो उन प्रतीकों को पढ़कर या फिर उन प्रतीकों को देखकर अनुमान लगाया करते थे कि ये किन लोगों से इसका संबंध है। और जो लोग पढ़े लिखे होते थे वह उन पंक्ति के लिखे हुए शब्दों को पढ़कर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। तो आप याद रखिएगा, एक नंबर पूछा जाता है सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं। तो सबसे लंबे अभिलेख में टोटल 26 चिन्ह हैं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। यह लिपि पर निश्चित रूप से यह वर्णमाली है जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा एक व्यंजन को दर्शाता है नहीं थी, वर्णमाली नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या भी कहीं अधिक है। लगभग 375 से 400 के बीच चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं की ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं की ओर संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया है और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया है। तो इसको हम समझते हैं। ये कुछ इस प्रकार से है कि पुराने ज़माने में जितने भी पदवी को दर्शाते हैं, जो भी चिन्ह होते थे उनके ऊपर वो या तो कुछ चिन्ह बने होते थे या कुछ लिखा हुआ होता था। पढ़े लिखे लोग उन अक्षरों को पढ़कर समझ लेते थे कि यह किस स्थान से इसका संपर्क है, लेकिन अनपढ़ लोग उन चित्रों के माध्यम से उसका अनुमान लगाया करते थे। इसके बाद जो सबसे लंबा अभिलेख हड़प्पा सभ्यता के अंदर मिला है उसके अंदर 26 चिन्ह मिले हैं और ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और सबसे लंबे अभिलेख थे उनके अंदर लगभग 375 से 400 के बीच। जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी, इस लिपि में दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, अर्थात राइट टू लेफ्ट। इस प्रकार से यहाँ से लिखना प्रारंभ किया इधर, फिर यहाँ तक एक लाइन पूरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद दोबारा से इधर ऐसे इस प्रकार से लिखा जाता था। और इसको हम इस प्रकार पता लगाया गया है कि जो भी लोग हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ पे शब्दों के बीच में जो गैप है वो समान है, लेकिन यहाँ पर आते हुए वो शब्द संकुचित होने लग जाते हैं। इससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो लिपि थी वो राइट टू लेफ्ट अर्थात दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। मोहरें, तांबे के औजार, मर्तबानों के आभूषण, अस्थि,
छंडे यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट। याद रखिए, हो सकता है कि नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो। क्या इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी? बाँट गणितीय बाँटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाँट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बाँटों के निचले मानदंड द्विधारी 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि 12,800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाँटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तोड़ने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पन्ने भी मिले हैं। तो चलिए इस बात को समझते हैं कि बाँट हुआ करते थे, बाँट किस पत्थर से बनाए जाते थे? बाँट चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। आमतौर पर ये निशान रहित अथवा घनाकार होते थे। मानदंड द्विधारी होते थे 1, 2, 4, 8, 12, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। इस प्रकार से बाँट होते थे। बाँटों का प्रयोग किस लिए किया जाता था? बाँट होते थे किसी भी सामान को मापने तोड़ने के लिए बाँटों का प्रयोग होता था। ये बाँट प्राय चर्ट नामक पत्थर के बनाए जाते थे। ये बाँट द्विधारी होते थे 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस प्रकार से। ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाँटों का प्रयोग आभूषणों अथवा मनकों को तोड़ने के लिए किया जाता था और धातु के बने तराजू और पन्ने भी मिले हैं। आगे चलते हैं। प्राचीन सत्ता। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिले हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तु में